एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कल के वीडियो में जैसे मैंने आपको 2-3 चीज़ें बताई है वो मैं आपको रिपीट करती हूँ अभी। फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन एक्सप्लेन करने से पहले वो ये चीज़ है कि मैं कोई और रेफरेंस बुक भी स्टार्ट कर रही हूँ, एक्सप्लेनेशन उस बुक का। एंड इफ़ अगर आपके माइंड में कोई बुक है जो आप चाहते हो उसका रेफरेंस, कोई रेफरेंस बुक है उसका एक्सप्लेनेशन मैं करूँ, तो आप बता सकते हो। HL आहूजा हो गया माइक्रो इकोनॉमिक्स का या मैक्रो इकोनॉमिक्स का। आई एम थिंकिंग टू स्टार्ट विथ वनीता अग्रवाल। अगर आपके दिमाग में कोई और है तो आप बता सकते हो। श्योरली मैं देखूँगी कि अगर काफ़ी लोग वही बुक बोल रहे हैं तो मैं वो बुक स्टार्ट करूँगी। मोस्टली मैं कमिंग वीक में स्टार्ट करूँगी। अब आ जाते हैं हम फिर से जो हमने कल देखा था वो था फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन। हमने इसमें शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन समझा था। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको शॉर्ट रन क्या होता है, लॉन्ग रन क्या होता है इकोनॉमिक्स में, वो समझाया था। अब उसके बाद मैंने आपको ये भी दिखाया था कि जो मोबाइल फैक्टर कौन सा है एंड इमोबाइल या स्पेसिफिक फैक्टर क्या होता है। देन हमने ये देखा था कि मोबाइल फैक्टर का हम समझ रहे थे कि मोबाइल फैक्टर पे इफ़ेक्ट कैसे होगा, जो मोबाइल फैक्टर का रियल इनकम है या उनके इनकम पे क्या असर होगा वो हम देख रहे थे। हमने ये देखा कि जो PX/PY है नेशन वन का, नेशन वन लेबर अबंडेंट है, उसका मतलब क्या है कि PX/PY नेशन वन में कम है एज़ कम्पेयर टू PX/PY नेशन टू में। इस वजह से वो क्या करेगा, नेशन वन जो है वो एक्स कमोडिटी में स्पेशलाइज करेगा और उसका एक्सपोर्ट करेगा। यहाँ तक हम समझ गए थे। फिर इसके बेसिस पे हमें पता है कि हमारा जब स्पेशलाइज करेगा और एक्सपोर्ट करेगा तो PX/PY जो रिलेटिव प्राइस है वो बढ़ेगा। जब ये चीज़ बढ़ रही है, इसका इन शॉर्ट इनडायरेक्ट मीनिंग क्या है? इनडायरेक्ट मीनिंग ये है कि PX की वैल्यू बढ़ रही है और PY की वैल्यू कम हो रही है। इस वजह से पूरा ये जो वैल्यू है रिलेटिव प्राइस का वो बढ़ रहा है। अब ये चीज़ बढ़ रही है एक साइड पे। दूसरी साइड पे क्या हो रहा है, एक्स कमोडिटी बनाने के लिए डिमांड करेगा लेबर, राइट। स्पेशलाइज उसको एक्स कमोडिटी में करना है तो वो ज़्यादा डिमांड करेगा लेबर, ज़्यादा डिमांड करेगा तो वेजेस बढ़ जाएंगे। ये हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम वाले सेक्शन में देख लिया है कि उनका वेजेस बढ़ जाता है, लेबर के लिए वेजेस नेशन वन में बढ़ जाएंगे। तो जब वेजेस बढ़ रहे हैं तो वो वाई जो इंडस्ट्री है उनके लिए भी वेजेस बढ़ गए हैं। ये नॉर्मल वेजेस हैं। तो नॉर्मल वेजेस चाहे एक्स इंडस्ट्री के लिए बढ़े हो चाहे वाई इंडस्ट्री के लिए बढ़े हो, दोनों के लिए सेम वेजेस बढ़ चुके हैं। अब क्योंकि वेजेस बढ़ चुके हैं तो वाई इंडस्ट्री का PY/PX जो है कम है। इनडायरेक्ट वे में PY ज़्यादा है, PY कम है एंड PX ज़्यादा है। यही चीज़ हमने पहले भी देखी। यहाँ पे PX ज़्यादा है, PY कम है। सिर्फ हमने उल्टा करके लिखा है PY/PX, तो वो कम है। यानी इनडायरेक्ट वे में हम ये समझ रहे हैं कि वाई इंडस्ट्री में जो मैं अगर वाई इंडस्ट्री है, मेरा अगर वाई इंडस्ट्री है, मीनिंग मैं क्लॉथ वाई इंडस्ट्री था, तो क्लॉथ मैं अगर प्रोड्यूस कर रही हूँ, वाई कमोडिटी इज़ क्लॉथ, तो मेरे प्राइसेस क्लॉथ के बहुत कम हैं, लेकिन मुझे वेजेस हाई जो वेजेस थे, जो इस वजह से वेजेस हाई हो गए थे, लेबर डिमांड होने की वजह से वेजेस हाई हो गए थे नेशन वन में, मुझे वो हाई वेजेस पे करने पड़ रहे हैं। इनडायरेक्ट वे में ऐसे समझ लो कि 100 रुपये का मेरा 1 मीटर का क्लॉथ है, लेकिन वही 1 मीटर का क्लॉथ बनाने के लिए वेजेस मुझे 120 रुपीज़ देने पड़ रहे हैं, तो वेजेस हाई है। तो क्योंकि वेजेस बहुत ज़्यादा है और मेरे कमोडिटी का, मैं वाई इंडस्ट्री की बात कर रही हूँ, उस कमोडिटी का प्राइस बहुत कम है, तो मैं क्या करूँगी, मैं थोड़े लेबर्स जाने दूँगी, ले ऑफ कर दूँगी थोड़े लेबर्स, एक्स कमोडिटी में जाने दूँगी, क्योंकि एक्स कमोडिटी वाला जो
बंदा है, जो प्रोड्यूसर है, जो एक्स कमोडिटी बेच रहा है, जो इस केस में फूड था, वो अफोर्ड कर सकता है इन लेबरर्स को 120 वेजेस पे कर सकता है, बिकॉज उनका प्राइसेस पीएक्स का ज़्यादा है। तो ये हमने समझा था अब तक। अब इसका एक दूसरा एक्सप्लेनेशन जो है वो अपेंडिक्स में फिगर 5.9 है। अपेंडिक्स इसी चैप्टर के बाद है 5.9, मैं आपको वहाँ पे लेके चलूँगी। क्यों उस चीज़ का एक्सप्लेनेशन, वो फिगर का एक्सप्लेनेशन इम्पॉर्टेंट मुझे लगा है, क्योंकि उसी से आपको अच्छे से समझेगा कि क्यों हम बोल रहे हैं कि वाई इंडस्ट्री के लिए वेजेस ज़्यादा हैं और एक्स इंडस्ट्री के लिए वेजेस वही सेम वेजेस कम है और वो अफोर्ड कर पा रहे हैं, और क्यों लेबर वाई इंडस्ट्री से एक्स इंडस्ट्री में शिफ्ट हो रहा है या मोबाइल हो रहा है, माइग्रेट कर रहा है। तो इसके लिए हमें उस फिगर में चलना पड़ेगा, दैट इज़ अपेंडिक्स सेक्शन में। तो मैं अपेंडिक्स ओपन कर देती हूँ। दिस इज़ फिफ्थ चैप्टर का अपेंडिक्स ये रहा, एंड आई वांट टू गो टू 5.9. It's somewhere here only. This is 5.7, 5.8 and 5.9. Okay, this is the figure 5.9 स्पेसिफिक फैक्टर मॉडल यहाँ पे नीचे दिया हुआ है। लेट्स रीड यहाँ पे क्या बोल रहे हैं। इसके पहले कुछ चीज़ें हैं मैं क्लियर करना चाहती हूँ। माइक्रो इकोनॉमिक्स में अगर आपने कैसे वेजेस डिटरमाइन होते हैं परफेक्ट कंपटीशन एंड इम्परफेक्ट कंपटीशन में, तो आपको पता होगा VMPL का मतलब क्या होता है। VMPL है वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। इसका डिटरमाइन कैसे होता है, इस VMPL इज इक्वल टू व्हाट, फॉर्मूला क्या है, VMPL इज इक्वल्स टू प्राइस इनटू द मार्जिनल प्रोडक्ट। ये इसका फॉर्मूला है। इन डेप्थ में आपको इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी, बस ये समझ लो कि हम नॉर्मली जो डिमांड फॉर लेबर करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में, वो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट होता है कि मार्जिनल प्रोडक्ट इज़ द डिमांड फॉर लेबर। और हम क्या पढ़ रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में अब तक कि इक्विलिब्रियम पॉइंट किसी भी प्रोड्यूसर के लिए वो होता है, उस इक्विलिब्रियम पॉइंट तक लेबर एम्प्लॉय करेगा जब तक वेजेस इज इक्वल्स टू मार्जिनल प्रोडक्ट नहीं हो जाता। जब ये चीज़ हो जाएगी वहाँ तक ही लेबर एम्प्लॉय करेगा। समझो वेजेस ग्रेटर देन मार्जिनल प्रोडक्ट है, मतलब जितना मैं वेजेस पे कर रही हूँ एज अ प्रोड्यूसर, मार्जिनल प्रोडक्ट पर यूनिट प्रोड्यूस्ड बाय दैट लेबर कम है तो मैं ले ऑफ कर दूँगी। अगर मेरा वेजेस कम है मार्जिनल प्रोडक्ट से, यानी मैं पे 100 रुपये कर रही हूँ और वो बंदा काम ज़्यादा कर रहा है, 120 काम कर रहा है, तो ऑब्वियसली 120 नहीं, कम है ना, ये कम है, तो हाँ ज़्यादा काम कर रहा है तो मैं और एम्प्लॉय करूँगी, मीनिंग और ज़्यादा लेबरर्स को एम्प्लॉय करूँगी ताकि वेजेस इज इक्वल्स टू मार्जिनल प्रोडक्ट हो जाए। इस लेवल तक ही इक्विलिब्रियम डिटरमाइन होता है। इसके ऊपर नीचे होगा तो लेबर एम्प्लॉय करेगा या तो लेबर को निकाल देगा काम से, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे हम VMPL MP के जगह पे हम VMPL इज इक्वल्स टू W करेंगे बस। इसका इन डेप्थ अगर आपको समझना है तो HL आहूजा की बुक है, या तो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स की भी बुक है, फैक्टर डिस्ट्रीब्यूशन वाला आई गेस फर्स्ट चैप्टर ही है। फैक्टर डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो सेक्शन है उसमें फर्स्ट चैप्टर ही है, जहाँ पे VMPL और MRP एंड VMPL के बारे में आपको बताया गया है। डिफरेंस क्या है दोनों में, परफेक्ट कंपटीशन में कौन सा डिटरमाइन होता है, किसके बेसिस पे इक्विलिब्रियम डिटरमाइन होता है, और इम्परफेक्ट कंपटीशन में किसके बेसिस पे डिटरमाइन होता है। आप वो पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी के लिए हमें इतना समझना है कि वेजेस इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर
के बेसिस पे इक्विलिब्रियम डिसाइड होगा, और उसका फॉर्मूला मैंने आपको पहले बता दिया है, P/MP। अब आते हैं यहाँ पे, सपोज दैट नेशन 1, लेबर अबंडेंट नेशन, in nation 1, that is labor abundant nation, labor is mobile between industry but capital is not। अब तक हमने वही देखा है, since labor is mobile, wage of the labor will be same in production of commodity X and Y in nation 1। तो नेशन 1 में चाहे आप कोई भी प्रोडक्शन कर रहे हो, कोई भी इंडस्ट्री हो, वेज जो ऑनगोइंग वेज चल रहा है वही वेज होगा एक्स के लिए भी, वाई इंडस्ट्री के लिए भी। इक्विलिब्रियम वेज अब कैसे डिटरमाइन होगा, कौन सा वेज है, आप किस वेज की बात कर रहे हो जो एक्स इंडस्ट्री के लिए भी सेम होगा, वाई इंडस्ट्री के लिए भी सेम होगा, वो इक्विलिब्रियम वेज है। वो कैसे डिटरमाइन होगा, इक्विलिब्रियम वेज एंड द अमाउंट ऑफ लेबर एम्प्लॉयड इन द प्रोडक्शन ऑफ एक्स एंड वाई इन नेशन 1 आर गिवन बाय द इंटरसेक्शन ऑफ वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर कर्व, VMPL कर्व इन द प्रोडक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, जो यहाँ पे गिवन है। ये अगर आप देखें तो ये यहाँ से ये जो है, ये एक्स एक्सिस जो है यहाँ पे, ये हमारा बता रहा है एम्प्लॉयमेंट कितना हुआ है, चाहे वो एक्स इंडस्ट्री में हो, यहाँ से यहाँ तक एक्स इंडस्ट्री है, यहाँ से यहाँ उल्टा वाई इंडस्ट्री है, और ये वेज है, जो वेज वो पे करेंगे। तो इसके इंटरसेक्शन में आपको पता चलेगा, ये एक्स इंडस्ट्री का VMPL है, कितना वैल्यू कर रहा है मार्जिनल प्रोडक्ट एक्स इंडस्ट्री, और कितना वैल्यू कर रहा है वाई इंडस्ट्री, उसका इंटरसेक्शन से डिटरमाइन होगा कितना वेज होगा एंड कितना सेम वेज पे कर रहे हैं, और कितना एक्स इंडस्ट्री एम्प्लॉय करेगा, कितना वाई इंडस्ट्री एम्प्लॉय करेगा। थोड़ा देखने में ये ग्राफ थोड़ा ट्रिकी लग रहा है, बट है इजी, धीरे धीरे जाएंगे हम समझने के लिए। इंटरसेक्शन पे डिटरमाइन होगा वेज क्या होगा और कितना एम्प्लॉय करेंगे। फ्रॉम माइक्रो इकोनॉमिक थियोरी वी नो दैट वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इन प्रोडक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू द प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स टाइम्स द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, यानी VMPL is equals to the price into the marginal physical product of labor in the production of X, that is VMPL is PX into MPL X. Similarly, VMPY, that is marginal product, value of marginal product of labor in Y industry will be equal to price of Y into the marginal product of Y. ये इतना तक आई होप आपको क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। वी ऑल्सो नो दैट इफ़ द फर्म एम्प्लॉयज मोर लेबर विद अ गिवन अमाउंट ऑफ कैपिटल, ये हमें भी पता है कि मार्जिनल प्रोडक्ट अगर आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में किया होगा तो अगर कैपिटल कांस्टेंट रहता है 10 यूनिट्स पे, जैसे जैसे हम लेबर बढ़ाते जाते हैं 1 2 3 4 5, वैसे वैसे MP जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो पहले इंक्रीज़ होता है, फिर आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट डिक्रीज़ होता जाता है MPL जो है। तो वी ऑल्सो नो दैट इफ़ द फर्म एम्प्लॉयज मोर लेबर विद द गिवन अमाउंट ऑफ कैपिटल, VMPL डिक्लाइंस बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, क्योंकि डिमिनिशिंग रिटर्न्स है। इन शॉर्ट अगर मैं बता दूँ बेसिक सेंस में, तो क्यों कम हो रहा है, सिंपल है। अगर समझो हमारे पास 10 ओवन है, ये लिख क्यों नहीं रहा, यस, हमारे पास 10 ओवन्स हैं, ठीक है। मैंने 10 ओवन्स, कैपिटल कांस्टेंट है, 10 के 10 ओवन्स ही रहेंगे, शॉर्ट पीरियड की बात हो रही है। मैंने पहला लेबर एम्प्लॉय किया, वो ऑब्वियसली एक ओवन यूज़ करके बहुत काम करेगा, समझो वो 50 पिज़्ज़ा बना पा रहा है, ठीक है। डेज कितने भी ले लो, 1 मंथ ले लो, 1 डे ले लो, जो लेना है, हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है। दूसरा लेबर मैंने एम्प्लॉय किया, 10 ओवन है, ऑब्वियसली चलो मैं थोड़ा फास्ट जाने के लिए थोड़ा ज़्यादा लेती हूँ, 5 लेबर मैंने एम्प्लॉय किए, मतलब 4 ज़्यादा एम्प्लॉय किए। तो 10 ओवन पे जब वो काम कर रहे हैं
तो 10 अवन पे काम कर रहे हैं, मतलब ऑब्वियसली एक बंदे को एक अवन दे दिया तो वो अच्छे से काम कर देगा, या चलो एक बंदे को 2 अवन साथ में साइमल्टेनियसली यूज़ करने के लिए भी दे दिया तो वो अच्छे से आउटपुट कितना दे पाएगा, समझो 50 आउटपुट दे रहा है। लेकिन अगर मैं 10 लोग एम्प्लॉय कर रही हूँ, 10 अवन हैं, तो एक बंदे को एक अवन दे दिया, काम हो गया, वो अच्छे से काम कर रहे हैं। एक बंदा एक अवन यूज़ करके जितना बना पा रहा है, समझो 100 बना पा रहा है। लेकिन जब मैं समझो 15 लेबर एम्प्लॉय कर रही हूँ, एडिशनल 5 लेबर एम्प्लॉय कर रही हूँ, तो वो 10 अवन हैं, अवन उतने ही हैं। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स काम करना स्टार्ट कर जाएगा कि उतने एक मशीन पे 5 लोग काम नहीं कर सकते। 10 अवन है, 50 लोगों को आप एम्प्लॉय कर रहे हो, एक दूसरे के आड़े आएंगे, ठीक है, तो वो एक दूसरे को डिस्टर्ब करेंगे। तो उस वजह से यहाँ पे जो आउटपुट मार्जिनल जो वो बना पा रहे थे, एक बंदा समझो 10 चीज़ भी बना पा रहा था, अब सिर्फ एक बंदा 5 चीज़ बना पाएगा, मार्जिनल प्रोडक्ट गिरता जाएगा। इसका मतलब है कि डिमिनिशिंग रिटर्न हो रहा है कि आप इनपुट आउटपुट, ओवरऑल आउटपुट, टोटल आउटपुट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन पर बंदे का मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो कम होगा। अगर इफ़ यू वांट कि इस पे मैं एक्सप्लेनेशन ज़्यादा दूँ कि कैसे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स काम करता है, क्योंकि ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, तो आप कमेंट्स में ज़रूर सिर्फ इतना लिख लीजिए कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, वीडियो ऑन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, तो मैं ज़रूर ट्राई करूँगी उस पे पर्टिकुलरली आपको वीडियो बना के डालूँ उस पर, ठीक है। सो मैंने इन शॉर्ट आपको समझा दिया कि पर बंदे का टोटल आउटपुट बढ़ेगा, लेकिन पर बंदे का मार्जिनल प्रोडक्ट जो है पर लेबरर का वो कम होता जाएगा, तो वो होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। तो यहाँ पे VMPL कम होगा। फाइनली टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट फर्म विल एम्प्लॉय लेबर until the wage they must pay equals the value of marginal product of labor, which is W is equals to VMPL। यहाँ तक एम्प्लॉय करेगा। We can show that no trade equilibrium and the employment of labor in the production of the commodity X and Y in nation 1 with aid of figure 5.9। In the figure horizontal axis, horizontal क्या होता है, sleeping वाला, horizontal axis measures the total supply of labor available to the nation 1, कितना total supply है nation 1 के पास, एंड वर्टिकल एक्सिस मेजर्स द वेज रेट। अब ये नॉमिनल वेज रेट है, रियल वेज रेट नहीं। नॉमिनल वेज रेट यानी जो आपको वेजेस मिल रहे हैं, रियल वेज रेट क्या होता है, प्राइस एडजस्टेड वेज रेट हो जाता है, वो नहीं है, ये नॉमिनल वेज रेट है। टू बिगिन विथ कॉन्सेंट्रेट ऑन VMPL X कर्व विच इज read from the left to the right, and VMPL Y which is read from right to the left. The equilibrium is ED and is determined by intersection of VMPL X and VMPL Y curves. The wage rate is identical in production of X and Y because of perfect labor mobility in the nation between two industry. ये सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, मैं सिर्फ एक बार रीड कर ले रही हूँ। The amount of OD of labor is used in production of X and remainder D O dash is used in Y। ठीक है, अब आते हैं फिगर पे समझने के लिए। क्या बोला, हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो है वो बता रहा है कितना सप्लाई अवेलेबल है। समझो 0 से लेकर 100 यूनिट्स अवेलेबल है लेबर के, सप्लाई लेबर उतने अवेलेबल हैं, ठीक है। ये VMPL, ये जो है वर्टिकल एक्सिस, ये वेजेस है, ये वेजेस Y के लिए है, ये X के लिए है। ये यहाँ से लेफ़्ट टू राइट जब हम देखेंगे वो X इंडस्ट्री के लिए है, X इंडस्ट्री कितना एम्प्लॉय कर रहा है और उनका वेजेस कितना होगा। यहाँ से यहाँ पे जब हम देखेंगे, यानी राइट टू O डैश से इस साइड जब हम जाएंगे वो Y इंडस्ट्री के लिए है, Y इंडस्ट्री कितना एम्प्लॉय करेगा, ठीक है। मैंने X एंड Y अब एक्सप्लेन कर दिया, अब आगे बढ़ते हैं। ये जैसे मैंने आपको बोला, ये VMPL, ये बिफोर ट्रेड है, ट्रेड के पहले ये VMPL X के लिए है, मतलब X इंडस्ट्री कितना एम्प्लॉय करेगा, कितना डिमांड करेगा लेबर। ये Y के लिए है, Y कितना डिमांड करेगा लेबर, ठीक है। अब
ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट पे वेजेस है, समझो ये वेजेस है 10 रुपीज़, ये यहाँ पे 10 रुपीज़। वाई इंडस्ट्री उसके अकॉर्डिंग इतना एम्प्लॉय, ये जो पार्ट है ये ऑलमोस्ट समझो 100 थे हमारे लेबर्स, टोटल 60 लेबर्स एक्स इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और 40 लेबर्स वाई इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। वेजेस दोनों के दोनों इंडस्ट्री 10 रुपीज़ पर लेबर को पे कर रहे हैं, ठीक है। ये बिफोर ट्रेड की बात है। जैसे मैंने बोला, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है OD, एक्स इंडस्ट्री में काम कर रहा है लेबर, DO डैश वाई इंडस्ट्री में लेबर काम कर रहा है, हमारे अकॉर्डिंग 60 and 40। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये पार्ट हो गया है। Since nation 1, labor abundant nation, has the comparative advantage in commodity X, that is labor intensive commodity, the opening of trade increases PX by PY। तो ओपन जब होंगे ट्रेड के लिए तो PX by PY इंक्रीज होगा। Since VMPL is equal to, अब क्योंकि VMPL जो है उसका फॉर्मूला था PX into MPL इन एक्स इंडस्ट्री, तो क्योंकि PX बढ़ रहा है तो ये पूरा का पूरा VMPL का कर्व शिफ्ट कर देगा राइट में। Since VMPL X is equals to PX into MPL X, the increase in the PX shifts the VMPL X curve upward proportionately by EF। तो वो अपवर्ड शिफ्ट करेगा proportionately by EF, इतना अमाउंट से वो शिफ्ट कर देगा VMPL को। यानी VMPL क्योंकि प्राइस इंक्रीज हुआ है X का तो वो इसको शिफ्ट कर देगा, क्योंकि VMPL X इज इक्वल्स टू X के लिए इज इक्वल्स टू PX। देखो यहाँ पे VMPL Y इंक्रीज नहीं हो रहा है क्योंकि PY पे कोई असर नहीं पड़ रहा है, PX इंक्रीज हुआ है तो इस पे असर पड़ेगा, VMPL इंक्रीज होगा, क्योंकि ये इंक्रीज होगा तो ये अपवर्ड शिफ्ट होगा, ये यहाँ पे बाय अमाउंट EF से इंक्रीज होगा। टू VMPL X dash, the wage rate increases less than proportionately from ED to F। एक सेकेंड, थोड़ा सा मैं ये सारी चीज़ें निकाल देती हूँ। हाँ, ये रहने देना है। इट इज़ रिटन F dash, if I am not wrong, नहीं, E dash, it is written E dash D dash and D dash unit of D dash unit of labor shifts from production of Y to production of X। इसका मतलब क्या है? लेस देन प्रोपोर्शनेटली, याद रखना इतना अमाउंट, अगर आप देखो ये अमाउंट से VMPL इंक्रीज हुआ है, लेकिन जो वेज इंक्रीज हुआ है, वेज रेट जो इंक्रीज हुआ है वो सिर्फ इतने अमाउंट से इंक्रीज हुआ है, कम। अगर अब मैं इस पॉइंट से स्टार्ट करूं तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक प्राइस बढ़ा है, VMPL बढ़ गया, लेकिन सिर्फ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कम है, लेस देन प्रोपोर्शनेट है, वेजेस इंक्रीज हुए तो वेजेस यहाँ पे डिटरमाइन होंगे। तो वेजेस जो हैं वो लेस प्रोपोर्शनेट इंक्रीज हुआ है देन द इंक्रीज इन VMPL। वापस से मैं आपको बता देती हूँ, VMPL इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इंक्रीज हुआ है VMPL, E से F तक VMPL इंक्रीज हुआ है, लेकिन क्योंकि इंटरसेक्शन कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे, तो वेजेस हमारे यहाँ पे डिटरमाइन होंगे। तो आप देख सकते हो सिर्फ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक E से E डैश तक इंक्रीज हुआ है वेजेस, इसका मतलब है लेस प्रोपोर्शनेट इंक्रीज हुआ है वेजेस में कंपेयर टू द इंक्रीज इन VMPL। और अब क्योंकि इंटरसेक्शन यहाँ पे हो रहा है तो क्या हो रहा है, इतने अमाउंट से, पहले सिर्फ 60 था X इंडस्ट्री में और 40 था Y इंडस्ट्री में, अब ज़्यादा D डैश से X इंडस्ट्री के पास लेबर ज़्यादा आ गया, यानी समझो 70 अब एम्प्लॉय कर रहा है X इंडस्ट्री लेबर
और 30 वाई इंडस्ट्री, कम हो गया है उतना अमाउंट वाई इंडस्ट्री के लिए लेबर का, यानी इतना पहले था एक्स का और इतना पहले था वाई का। अब वाई इंडस्ट्री सिर्फ इतना कर रहा है और एक्स इंडस्ट्री का बढ़ चुका है, तो इतना अमाउंट जो आपको ये दिख रहा है डी डैश, वो अमाउंट अब वाई इंडस्ट्री से लेबर निकल के एक्स इंडस्ट्री में लेबर जा रहा है। Since W increases by less than the increase in PX, क्योंकि PX देखो PX इंक्रीज हुआ था, इस वजह से VMPL इंक्रीज हुआ था, VMPL X इंक्रीज हुआ था। जितने अमाउंट से PX इंक्रीज हुआ था उतने अमाउंट से VMPL X इंक्रीज हुआ था, जो था अमाउंट EF। इसका मतलब है प्राइस ऑफ X EF अमाउंट से इंक्रीज हुआ है। वेजेस जो है, वेजेस सिर्फ समझो, मैं एक रफ फिगर लेती हूँ आपको समझाने के लिए। EF जो प्राइस इंक्रीज हुआ है, वो प्राइस इंक्रीज जो हुआ है PX का, वो 100 रुपीज़ हुआ है, ठीक है, 100 रुपीज़ से इंक्रीज हुआ है। लेकिन वेजेस सिर्फ 80 रुपीज़ से इंक्रीज हुए हैं, ठीक है, ये वेजेस आप याद रखना 80 रुपीज़ से इंक्रीज हुए हैं। अब आगे देखते हैं क्या मतलब है। सिंस वेजेस इंक्रीजेस बाय लेस देन इंक्रीज इन PX, यानी वेजेस इंक्रीज हुए हैं लेकिन कम इंक्रीज हुए हैं। वो 100 से इंक्रीज हुआ, ये 80 रुपीज़ से इंक्रीज हुआ है PX। W falls in terms of X but rises in terms of Y. W falls in wages, falls in terms of X but rises in terms of Y. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैंने यहाँ पे लिखा है। इसका मतलब है, देखो एक्स इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, एक्स इंडस्ट्री में प्राइस ऑफ एक्स बढ़ चुका है लेकिन वेजेस जो एक्स पे कर रहे हैं वो कम है। तो वेजेस क्योंकि कम है तो सप्लाई कम हो जाए, सप्लाई बढ़ जाएगा। सप्लाई बढ़ चुका है ना, हमने यहाँ पे देखा जो एक्स इंडस्ट्री है, एक्स इंडस्ट्री के लिए सप्लाई बढ़ चुका है। क्योंकि सप्लाई बढ़ चुका है तो वेजेस कम कैसे हुए? आप बोल रहे हो वेजेस कम हो गए हैं, वेजेस कम कैसे हुए? क्योंकि सप्लाई बढ़ चुका है। तो सप्लाई और डिमांड कर्व अगर मैं लेबर का लेती हूँ, ये मेरा डिमांड कर्व है लेबर का, ये मेरा सप्लाई कर्व है लेबर का। क्योंकि लेबर का सप्लाई बढ़ चुका है तो वेजेस ऑब्वियसली W1 से W2 हो गए हैं। तो प्राइस ऑफ एक्स बढ़ने के वजह से लेबर का सप्लाई बढ़ गया, लेबर का सप्लाई बढ़ने की वजह से वेजेस कम हो गया, ठीक है, वेजेस कम हो गया है, ये हमने यहाँ पे देखा है। तो W इंक्रीजेस बाय लेस, W फॉल्स इन टर्म्स ऑफ X बट राइजेस इन टर्म्स ऑफ Y। राइजेस क्यों? क्योंकि Y इंडस्ट्री में क्या हुआ है, Y इंडस्ट्री में सप्लाई लेबर का कम हो गया, ये डिमांड, ये मेरा सप्लाई ऑफ लेबर इन Y इंडस्ट्री है। Y इंडस्ट्री में सप्लाई लेबर का कम हो गया है, क्योंकि कम हुआ है तो आप देख सकते हो वेजेस क्या हुए हैं, वेजेस, 1 second, let me just draw it again। ये डिमांड है, वाई इंडस्ट्री की बात हो रही है, ये सप्लाई है वाई इंडस्ट्री में। क्योंकि सप्लाई कम हो गया है तो वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ है, वेजेस बढ़ चुके हैं वाई इंडस्ट्री के लिए। तो वाई इंडस्ट्री के लिए वेजेस बढ़ चुके हैं, यहाँ से यहाँ एक्स इंडस्ट्री के लिए वेजेस कम हो चुके हैं, ठीक है। अब मैं इसको इरेज कर देती हूँ। तो W falls in terms of X but rises in terms of Y। वेजेस कम हुए हैं एक्स इंडस्ट्री में, वेजेस बढ़ चुके हैं वाई इंडस्ट्री के लिए। अगर ये ऐसे नहीं समझ में आया तो आप ऐसे भी समझ सकते हो इस ग्राफ के बेसिस पे कि अगर आप देखो प्राइस एक्स का इतना है लेकिन वेजेस जो है वो इतना है, तो कंपेयर टू प्राइस वेजेस कम हो चुके हैं, लेकिन प्राइस जो है वाई इंडस्ट्री के लिए वो इतना था ऑलरेडी जितना पहले था,
लेकिन अब वेजेस बढ़ चुका है, क्योंकि प्राइस में अगर चेंज होता वाई इंडस्ट्री में तो ये कर्व शिफ्ट होता VMPL का। शिफ्ट नहीं हो रहा है, मतलब प्राइस उतना ही है लेकिन वेजेस अब उसको इतना पे कर रहा है पड़ रहा है, तो वेजेस बढ़ चुके हैं वाई इंडस्ट्री के लिए, एक्स इंडस्ट्री के लिए कम है नए प्राइस के अकॉर्डिंग। सिंस PY इज अनचेंज, प्राइस Y का अनचेंज्ड है, thus the effect of the increase in PX on real income of labor is ambiguous. प्राइस ऑफ X जो इफेक्ट हुआ है इंक्रीज प्राइस ऑफ X का, वो लेबर के रियल इनकम, अब लेबर जो वाई इंडस्ट्री में है या एक्स इंडस्ट्री में उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है। इन जनरल लेबर पे क्या असर पड़ रहा है वो एम्बिगियस है, हम बता नहीं पा रहे, क्लियर नहीं कर रहे हैं, क्लियर हो नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि वो डिपेंड कर रहा है कि वो लेबर कौन से कमोडिटी पे खर्चा कर रहा है, बिकॉज डिपेंड्स ऑन स्पेंडिंग पैटर्न्स। कौन से कमोडिटी एक्स पे खर्चा कर रहा है कि वाई पे खर्चा कर रहा है उस पे डिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि वर्कर्स हु कंज्यूम मेनली कमोडिटी एक्स विल बी वर्स ऑफ। भाई क्यों वर्स ऑफ है? क्योंकि प्राइस ऑफ एक्स ज़्यादा है, उनको वेजेस कम मिल रहे हैं। तो अगर हम ये देखें कि मैं अगर ऐसे बंदी हूँ जो सिर्फ एक्स कमोडिटी ख़रीद रही हूँ, तो क्योंकि एक्स कमोडिटी ज़्यादा है मुझे वेजेस 100 रुपये मिल रहे हैं, उसका प्राइस 120 रुपये है एक्स कमोडिटी का, तो मैं वर्स ऑफ, मुझे 20 रुपया कहाँ से आएगा, राइट? मुझे वेजेस से सिर्फ 100 रुपये मिल रहे हैं, मुझे ख़रीदना एक्स कमोडिटी है और वो 120 का हो चुका है, तो मैं वर्स ऑफ हूँ। वही अगर प्राइस ऑफ वाई कितना था, प्राइस ऑफ वाई पहले जितना 80 था, वेजेस अब 100 रुपये हो गए, क्योंकि बढ़ चुका है वेजेस मेरे पास 100 रुपये और मैं तो ख़रीद पा रही हूँ। अगर मैं सिर्फ वाई कमोडिटी ख़रीद रही हूँ तो मैं बेटर ऑफ हूँ। क्यों? क्योंकि मैं अब वाई कमोडिटी ख़रीद पा रही हूँ आसानी से, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो वर्कर्स हु कंज्यूम मेनली कमोडिटी एक्स विल बी वर्स ऑफ, मैंने एक्सप्लेन कर दिया। वाई those who consume mainly commodity Y will be better off, तो वो बेटर ऑफ हो जाएंगे, उनके लिए अच्छा है क्योंकि वो खरीद पा रहे हैं। द रिवॉर्ड आर टू द स्पेसिफिक फैक्टर। ओके, स्पेसिफिक फैक्टर का अब हम आगे देख रहे हैं, ये हो गया मोबाइल फैक्टर का। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मोबाइल फैक्टर लेबर पे असर क्या पड़ रहा है हमें पता नहीं है। इन जनरल लेबर पे क्या असर पड़ रहा है हमें नहीं पता रहा है। क्यों? क्योंकि वो डिपेंड करता है कि वो कौन सी कमोडिटी ख़रीद रहे हैं। अगर वो एक्स कमोडिटी ख़रीद रहे हैं तो उनके लिए बुरा है, उनके लिए अच्छा नहीं है, उनके लिए बुरा है ये डिस्ट्रीब्यूशन। अगर वो मेनली वाई कमोडिटी ख़रीद रहे हैं तो उनके लिए बेटर ऑफ है। ठीक है, तो एम्बिगियस है, हम बता नहीं पा रहे हैं। ठीक है, हो सकता है वो बेटर ऑफ हो सकता है वो वर्स ऑफ हो। इन जनरल लेबर डिपेंड करता है किस पे? डिपेंड करता है कि वो कौन सी कमोडिटी खरीद रहे हैं। तो यही है मोबाइल फैक्टर पे असर क्या पड़ेगा। अब स्पेसिफिक फैक्टर के पे असर क्या पड़ेगा वो हम ऊपर जो स्पेसिफिक फैक्टर का सेक्शन था वहीं पे ही हम देख सकते हैं। तो आई होप मोबाइल फैक्टर पे क्या असर पड़ेगा आपको वो समझ में आ गया होगा। अब हम फटाफट से स्पेसिफिक फैक्टर पे क्या असर पड़ रहा है वो देख लेते हैं। वो इजी है, उसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। मैं एक बार फिर पढ़ लेती हूँ। द इफेक्ट ऑफ दिस ऑन रियल वेज रेट ऑफ लेबर इन नेशन इज़ एम्बिगियस। लेबर पे क्या असर पड़ेगा वो एम्बिगियस है, बता नहीं पाते। द रीज़न इज़ दैट increase in PX by PY and in derived demand for labor will be greater than the increase in nominal wage. Since the supply of labor is not vertical, this is shown in figure 5.9 जो हमने देख लिया, and so the real wage rate of labor falls in terms of commodity X. अगर आप वेज हमने जो 100 and 120 लिया था, PX था 120, वेज था 100। अगर आप वेज अपॉन PX करो, ये आपका रियल इनकम है। रियल इनकम ऑन द बेसिस ऑफ X, जो सिर्फ X कमोडिटी ख़रीद रहे हैं तो उनका आप देख सकते हो वो
कम है, रियल में वो बहुत कम खरीद पा रहे हैं, वही अगर W/PY करके देखो तो वो ज़्यादा होगा वैल्यू। तो रियल इनकम Y कमोडिटी वालों के लिए ज़्यादा है, X कमोडिटी वालों के लिए कम है। On the contrary, since nominal wage rate increased but the price of commodity Y declined in the nation, the real wage rate increased in terms of Y. Thus, the real wage rate in nation falls in terms of Thus, the real wage rate in nation falls in terms of X but rises in terms of Y. रियल वेज एक्स के केस में कम हो रहा है, वाई के केस में बढ़ रहा है। इफेक्ट ऑन रियल वेज ऑफ लेबर इज देयरफॉर एम्बिगियस। हम बता नहीं पा रहे हैं कि रियल इफेक्ट क्या है, किसी कमोडिटी के लिए वो बढ़ रहा है, किसी कमोडिटी के लिए कम हो रहा है। रियल वेज एंड इनकम विल फॉल फॉर दोज वर्कर्स हु कंज्यूम मेनली एग्स, तो उनके लिए कम हो जाएगा, ये हमने देखा है। एंड विल इंक्रीज फॉर दोज वर्कर्स हु कंज्यूम मेनली कमोडिटी वाई। द रिजल्ट फॉर स्पेसिफिक फैक्टर, अब आते हैं हम स्पेसिफिक फैक्टर पे, उनके रियल इनकम पे क्या असर पड़ेगा। सिंस कैपिटल इज स्पेसिफिक टू ईच इंडस्ट्री, ओपनिंग ऑफ ट्रेड डज नॉट लीड टू एनी ट्रांसफर ऑफ कैपिटल फॉर प्रोडक्शन ऑफ वाई टू प्रोडक्शन ऑफ एक्स इन द नेशन। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जब हम ट्रेड के लिए ओपन अप हो रहे हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि वो एक्स इंडस्ट्री से वाई इंडस्ट्री में जो कैपिटल है वो शिफ्ट होगा, नहीं होगा। एक्स इंडस्ट्री वाला कैपिटल वहीं पे रहेगा, वाई इंडस्ट्री वाला कैपिटल वहीं पे रहेगा। विथ मोर लेबर यूज विथ गिवन स्पेसिफिक कैपिटल एंड प्रोडक्शन ऑफ एक्स, दैट इज नेशंस एक्सपोर्ट कमोडिटी, रियल रिटर्न ऑन द कैपिटल एंड प्रोडक्शन ऑफ एक्स राइजेस। तो कैपिटल जो एक्स कमोडिटी में था, एक्स कमोडिटी में जो कैपिटल स्पेसिफिक था उस वो क्योंकि एक्सपोर्ट हो रहा है एक्स, ठीक है, तो कैपिटल जितना था उसमें और लेबर लाएंगे तो रियल रिटर्न कैपिटल के लिए जो एक्स कमोडिटी में काम कर रहा है उसके लिए बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्सपोर्ट जब अब ज़्यादा कर रहे हैं, लेबर ज़्यादा एम्प्लॉय कर रहे हैं, कैपिटल जो पहले यूज़ नहीं हो रहा था अब वो यूज़ हो रहा है, उसको ज़्यादा अच्छे से हम काम पे ला रहे हैं, ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं अच्छे से, तो रियल रिटर्न कैपिटल का बढ़ेगा एक्स कमोडिटी के लिए। ऑन द कॉन्ट्ररी विथ लेस लेबर, अब क्योंकि आपको पता है हमने लेबर वाई से यहाँ पे, वाई इंडस्ट्री से यहाँ पे लाया है, तो लेस लेबर अब वाई इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। सेम अमाउंट ऑफ कैपिटल था, पहले जितना अमाउंट था, अब कम लोग उस कैपिटल पे काम कर रहे हैं, तो कम लोग क्योंकि काम कर रहे हैं तो क्या होगा, वो अच्छे से मशीन का यूटिलाइजेशन नहीं होगा। तो रियल रिटर्न जो कैपिटल, याद रखना वाई इंपोर्ट कंपीटिंग कमोडिटी है, रियल रिटर्न ऑन स्पेसिफिक फैक्टर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ वाई फॉल्स। तो इसका मतलब है एक्सपोर्ट कमोडिटी में जो कैपिटल स्पेसिफिक है उसका रियल रिटर्न बढ़ेगा। जो इंपोर्ट कंपीटिंग इंडस्ट्री है, मतलब वाई इंडस्ट्री, वाई क्योंकि हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो इंपोर्ट कंपीटिंग इंडस्ट्री है, उसके साथ कंपीट कर रहा है वाई इंडस्ट्री, तो वाई इंडस्ट्री का रियल रिटर्न जो है कैपिटल का वो कम हो रहा है। द कंक्लूजन स्पेसिफिक फैक्टर मॉडल का इन शॉर्ट कंक्लूजन क्या आ गया, reached by specific factor model is that trade will have ambiguous, मतलब unknown, पता नहीं है, effect on nations mobile factor, मोबाइल फैक्टर जो था लेबर, याद रखना मोबाइल फैक्टर जो था लेबर, लेबर पे पता नहीं है क्या असर पड़ेगा। बेनिफिट द इमोबाइल फैक्टर मतलब स्पेसिफिक फैक्टर कैपिटल टू नेशंस एक्सपोर्ट कमोडिटी और सेक्टर एक्सपोर्ट, याद रखना एक्सपोर्ट कमोडिटी वाला जो कमोडिटी है, एक्सपोर्ट कंपीटिंग कमोडिटी जो है वो है एक्स कमोडिटी, उसका कैपिटल यानी उसका स्पेसिफिक फैक्टर को रियल रिटर्न बढ़ेगा। और हार्म मतलब कम होगा उसका रियल रिटर्न इमोबाइल फैक्टर यानी स्पेसिफिक फैक्टर टू नेशंस इंपोर्ट कंपीटिंग कमोडिटी। तीन चीज़ें यहाँ पे निकल के आ रही है स्पेसिफिक फैक्टर मॉडल से कि मोबाइल फैक्टर का क्या होगा, मोबाइल फैक्टर का एम्बिगियस इफेक्ट है।
जैसे ही आपको स्पेसिफिक फैक्टर मॉडल आइस के सामने दिखता है, एमसीक्यू है या आपका कोई भी क्वेश्चन है, लेंदी क्वेश्चन, ये याद रखना, मोबाइल फैक्टर यानी लेबर पे एम्बिगियस इफेक्ट होगा, पता नहीं क्या इफेक्ट होगा, ऐसे। दूसरा इमोबाइल फैक्टर क्या होता है, यानी स्पेसिफिक फैक्टर, इंडस्ट्री स्पेसिफिक फैक्टर। उस पर अगर वो एक्सपोर्ट कंपीटिंग है तो उसका रियल रिटर्न बढ़ेगा, और अगर वो इंपोर्ट कंपीटिंग स्पेसिफिक फैक्टर है, मतलब वाई इंडस्ट्री है, ये एक्स इंडस्ट्री हो गया, ये नेशन 1 की बात हो रही है, नेशन 2 के टर्म्स में अलग हो जाएगा। इंपोर्ट कंपीटिंग है तो उसका रियल रिटर्न कम हो जाएगा। ये है इन शॉर्ट स्पेसिफिक फैक्टर मॉडल का एक्सप्लेनेशन। In the previous mentioned example, the opening of trade will have ambiguous effect on the real wage and income of labor. Income of labor, the nation's mobile factor will increase the real return on specific capital used in the production of X, that is nation's export commodity, and will reduce the real return on other specific factor used in the production of Y, the nation's import competing commodity. If the specific factor used in the production of X, अच्छा ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, आपके लिए एक क्वेश्चन है, ये नेशन 1 की बात हो रही थी। नेशन 2 अब तक हम देख रहे हैं कि कैपिटल अबंडेंट नेशन है, ऑब्वियसली, तो वो कैपिटल एक्सपोर्ट करेगा। आपको क्या करना है, आपको मुझे बताना है, अगर मैं बोल रही हूँ कि लेबर जो है वो, लेबर अगर मोबाइल है, सेम कैपिटल अगर इमोबाइल है, इमोबाइल है, तो कौन से फैक्टर का रियल रिटर्न बढ़ेगा नेशन 2 के लिए, और कौन से फैक्टर का रियल रिटर्न कम होगा नेशन 2 के लिए, और कौन सा फैक्टर है जिसका रियल रिटर्न अनएम्बिगियस है। ठीक है, आपको ये 3 चीज़ें मुझे कमेंट्स में बतानी है ताकि मुझे पता चले कि आपको समझ में आया कि नहीं। ये फिर से मैं बता देती हूँ, नेशन 2 कैपिटल अबंडेंट है, कैपिटल को एक्सपोर्ट कर रहा है, लेबर मोबाइल है, कैपिटल इमोबाइल है, स्पेसिफिक फैक्टर है, एक्स इंडस्ट्री का स्पेसिफिक मशीन है, वाई इंडस्ट्री का स्पेसिफिक मशीन है। आपको बताना है रियल रिटर्न किसका बढ़ेगा, किस फैक्टर का बढ़ेगा, कौन सी फैक्टर है जो कौन से इंडस्ट्री में काम कर रही है उसका रियल रिटर्न बढ़ेगा, कौन सा वो फैक्टर है, कौन से फैक्टर का रियल रिटर्न कम होगा, और कौन से फैक्टर का रियल रिटर्न एम्बिगियस है। अनएम्बिगियस तो ये दोनों का हो गया, एम्बिगियस है, एम्बिगियस मतलब आप बता नहीं पाओगे, एम्बिगियस है, तो ये ज़रूर कमेंट्स में लिखें। और एक और चीज़, वापस से मैं सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ क्योंकि 100+ सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करना है, आपको सिंपल एक चीज़ करनी है, आपको अगर अच्छे से समझ में आया तो आपको लाइक कर देना है, कमेंट में आंसर लिखते रहना है, एंड शेयर करते रहना है अपने फ्रेंड्स क्लासमेट्स के साथ, ताकि उनको भी समझ में आए स्पेसिफिक फैक्टर मॉडल क्या है, और दूसरी चीज़ें जो भी मैंने अब तक कवर की हैं वो कवर कर सके। तब तक के लिए, आगे जब मैं वीडियो बनाऊंगी तब तक के लिए आप देखते रहिए वीडियोस द जर्नी ऑफ अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक्स का। एंड टिल देन, बाय।